तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, बजट कितना चाहिए होता है, वो सब कुछ हमने इस वीडियो में प्रॉपरली डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और इस वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं कि आगे आने वाली जो हमारी सीरीज़ के वीडियो से अलग अलग एवरीथिंग अबाउट ई कॉमर्स के, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को हम प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कोर्स का पूरा ओवरव्यू भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ वो सब कुछ जानने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट में आपको ना एक बेसिक सा लैपटॉप चाहिए होगा। लैपटॉप ऐसा कि जिसमें कि आप इंटरनेट स्मूथली रन कर पाए, ऐसा सिंपल सा लैपटॉप आपको चल जाएगा। उसमें कोई हार्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप नहीं चाहिए होगा। उसके बाद एक अलग से सिम लेना होगा, जिससे कि आप कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड कर पाए, वो नंबर अपनी साइड पे दे पाए, जिससे भी कस्टमर आपको आपसे इंटरेक्ट कर पाए और आप कस्टमर से इंटरेक्ट कर पाए। बेसिकली दूसरा ये भी चाहिए होगा सिम, क्योंकि इंडिया में ना ज़्यादातर कस्टमर सीओडी कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर करते हैं। तो आपको वो ऑर्डर को कॉल करके कंफर्म करना पड़ता है कि क्या वो ऑर्डर जेन्युइन है या वो नहीं, उसको जानने के लिए। तो उसके लिए अलग से सिम रहेगा तो वो सही रहता है। अब बात की जाए लीगल डॉक्यूमेंटेशन की, तो उसके लिए आपको ना एक जीएसटी नंबर लेना होगा, जो कि आगे अलग अलग चीज़ों में आपको चाहिए होगा, रिक्वायर्ड होगा। तो उसके लिए आपसे पहले से ही अप्लाई कर दीजिए, जो कि सही रहता है। जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको ना एक रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा, जो कि जिस जगह पे आप लेने वाले जीएसटी नंबर, जिस जगह के नाम से, वहाँ का रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा। अगर वो जगह आपकी है तो उसके लिए आपको रेंट एग्रीमेंट नहीं चाहिए होगा। उसके बाद लाइट बिल भी चाहिए होगा, पान कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ये बेसिक से डॉक्यूमेंटेशन से आप ना जीएसटी पोर्टल पे जाके जीएसटी के लिए अप्लाई कर देंगे, जिससे कि वो 5 से 15 दिन के बीच में आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। उसके बाद एक बैंक अकाउंट चाहिए होगा, जो कि डिफरेंट रहेगा आपके पर्सनल बैंक अकाउंट से, क्योंकि बैंक अकाउंट अलग रहता है तो जीएसटी फाइलिंग वगैरह में आपको ईज़ी रहता है ये वो सब कुछ करने के लिए। अब बात करते हैं बजट के बारे में। बजट को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि आपको इसके बारे में सिंपली तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, इस बिज़नेस को अगर आपको केवल टेस्ट ही करना है, तो उसको आप 10,000 में टेस्ट कर पाओगे, जिससे कि आपको पूरे का पूरा इस बिज़नेस के बारे में आइडिया आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिस्की स्टार्ट करके 40,000 बताया हुआ है, तो उसमें आप 40 से 50,000 में बिज़नेस तो स्टार्ट कर लोगे, बट वो थोड़ा रिस्की रहेगा, जिससे कि आपको मतलब अलग-अलग दिक्कतें आ सकती है प्रॉपर रन करने में। बट हाँ, अगर आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत करोगे तो वो 40 से 50,000 में भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अब उसके बाद मैंने बात की है प्रॉपर रन करने के लिए। प्रॉपर रन करने के लिए आपको 1 से 3 लाख का बजट चाहिए होता है, जिसमें कि अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो भी 1 से 3 लाख के बजट में आप प्रॉपर्ली इस बिज़नेस को स्टार्ट कर पाओगे और प्रॉपर्ली रन कर पाओगे, जिससे कि अगर आप फुल टाइम भी इस बिज़नेस में देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये था बजट का थोड़ा डिस्कस, कि जिससे कि आपको आइडिया जाएगा कि कितना बजट से आप इसको रन कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कोर्स का ओवरव्यू, यानी कि ये जो सीरीज चल रही है हमारी एवरीथिंग अबाउट ई कॉमर्स के, उसमें हम कौन कौन सी चीज़ों को आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, और ये जो ई कॉमर्स का बिजनेस है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है जो इन्वॉल्व होती है, जिससे कि ओवरव्यू देखने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि इसको कैसे हम आने वाले वीडियोज़ में देखने वाले हैं और इसको कैसे रन करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो मैंने इस सीरीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि आपको सिंपली तरीके से समझ में आ जाए। एक हो गया स्टोर सेटअप वाला काम, जिसमें कि हमारी एक ऑनलाइन दुकान रहती है जहाँ पे कस्टमर आते हैं और वहाँ से ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो वो सारा काम हो गया, वो स्टोर सेटअप वाले काम में आ जाएगा, जहाँ से हम स्टोर सेटअप करेंगे और पूरे की पूरी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हो गया मार्केटिंग वाला पोर्शन। मार्केटिंग वाले पोर्शन में हम देखेंगे कि हमारा जो स्टोर है उसका में जो प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं उसको हम अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म में हम कैसे एडवर्टाइज़ कर सकते हैं उस प्रोडक्ट्स के, वो सारी चीज़ें हो गई, वो मार्केटिंग वाले पोर्शन में हम देखने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे हम शिपिंग एंड सपोर्ट वाला पार्ट, जिसमें हम देखेंगे जो ऑर्डर होते हैं उसको कैसे हम कस्टमर के एड्रेस पे भेजने वाले हैं और सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें भी उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। स्टोर सेटअप वाले काम में ना हम सबसे पहले हमारी दुकान जैसे होती है उसमें नाम रखते हैं, ऐसे ही इसमें भी हम स्टोर का नाम डिसाइड करेंगे और उस नाम से हम डोमेन ले लेंगे, जिससे कि वो नाम यूनिक होगा, इंटरनेट में हमारे सिवा उस नाम को कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम वो स्टोर पे थीम लगाएँगे और जिससे कि हम उस पूरे का पूरा स्टोर को डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद पेमेंट गेटवेज़ के बारे में भी वीडियो आएगी कि कौन से पेमेंट गेटवे से हम कस्टमर से पेमेंट लेने वाले हैं। उसके बाद प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में वीडियो आएगी, जिससे कि हम देखने वाले हैं कि प्रोडक्ट कैसे ढूँढते हैं, उसको हमारे स्टोर पे कैसे लिस्ट करेंगे, वो वगैरह-वगैरह। ये जो सारी चीज़ें हैं वो स्टोर से सेटअप वाले पार्ट में आने वाली है। उसके बाद हो गया मार्केटिंग। मार्केटिंग वाले में हम फेसबुक में ऐड कैसे रन करते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि एक बीएम अकाउंट आता है, ऐड अकाउंट आता है,
पेज वगैरह कैसे लिंक करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद पिक्सल को हमारे स्टोर से कैसे कनेक्ट करते हैं, वो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको अभी पता नहीं लगेगी, बट आगे आने वाली सीरीज में जब हम डिटेल में देखेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से वो सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। उसके बाद क्रिएटिव डिज़ाइन यानी कि ऐड कैसे डिज़ाइन करते हैं हमारे प्रोडक्ट की, वो सारी चीज़ें भी डिटेल में देखने वाले हैं। तो मार्केटिंग वाले पार्ट में ये सारी चीज़ें जो है वो हम डिटेल में वन बाय वन करके देखने वाले हैं। एंड देन आता है शिपिंग एंड सपोर्ट वाला काम। तो शिपिंग और सपोर्ट वाले काम में हम देखने वाले हैं कि जो ऑर्डर हमें कस्टमर देंगे उसको हम शिप कैसे करेंगे, उसके बाद उस ऑर्डर को कॉलिंग कैसे करते हैं यानी कि सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को, वो सारी चीज़ें होती है वो डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेजमेंट वाला काम हो गया जहाँ पे एनडीआर और आरटीओ लिखा हुआ है। तो कस्टमर जो भी हम यहाँ से ऑर्डर भेजने वाले हैं वो अगर ना ले तो वो कुरियर वाले जो एनडीआर में डाल देते हैं वो, तो उसको कैसे बात करके हम डिलीवर करवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें एनडीआर में आती है। उसके बाद आरटीओ यानी कि जो कस्टमर ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं लेते हैं वो रिटर्न आते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है, वो ये सारी चीज़ें हो गई वो शिपिंग एंड सपोर्ट वाले पार्ट में हम देखने वाले हैं वन बाय वन करके डिटेल में। तो गाइस ये था मेन हमारे कोर्स का ओवरव्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।